हार्टफुलनेस एक फ्री मेडिटेशन रिसोर्स है। heartfulness.org फ्री मोबाइल ऐप, हार्ट्स ऐप और YouTube पे अवेलेबल हैं हार्टफुलनेस के असरदार गाइडेड। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बॉडी लोशन, ब्यूटी क्रीम, गोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर, स्किन का ख्याल रखे हर हाल नेचुरली। सह प्रायोजक स्लिम, स्मार्ट और फिट रहें, जॉली फैट गो, जैसा नाम वैसा काम। सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल केयर ब्लीच क्रीम, हम रखें आपकी स्किन का ध्यान। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। IMC श्री तुलसी अपनाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। डॉलर वेयर द चेंज। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच। MDH माई फेयर फेस वॉश, रूप संवारें, त्वचा निखारें। ऑन पोलोज एंड टीज, मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। ममता की चोट पर बरमूडा पहनने की सलाह देने वाले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर भड़की टीएमसी। महुआ मोइत्रा का पलटवार, क्या ऐसी गंदी सोच वाले जीतेंगे चुनाव? बंगाल के बाद असम में भी विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा वोट के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है कांग्रेस, यहां फिर बनेगी एनडीए सरकार। बिहार विधानसभा में बवाल पर नीतीश के निशाने पर विपक्ष। कहा ऐसी घटना से पहली बार सामना। तेजस्वी की चेतावनी, नतीजा भुगतेंगे सीएम। परमवीर मामले पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। सीएम उद्धव से घर पर मिलने के बाद मंत्रालय पहुंचे गृहमंत्री देशमुख। जारी है कैबिनेट की मीटिंग। फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस में आरोपी तौसीफ और रेहान दोषी करार। शुक्रवार को सजा पर बहस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी को मौके पर मौके मिलते जा रहे हैं। आज एनआईए की याचिका पर ठाणे कोर्ट ने व्यवसायी मनसुख हिरन की मौत के मामले को एनआईए को सौंपने का आदेश दे दिया। 20 मार्च को ही एनआईए को जांच सौंपे जाने के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र एटीएस जांच एनआईए के हवाले नहीं कर रही थी। उधर महाराष्ट्र की पुलिस में वसूली और दलाली के आरोपों के बाद से खलबली मची हुई है। मुंबई के 86 पुलिस वालों का तबादला हो चुका है। बीती रात राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद यह फैसला हुआ। देशमुख ने आज कई अहम बैठकें भी की हैं। इस सब के बीच बीजेपी लगातार उद्धव सरकार को घेर रही है। आज राज्यपाल से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट राज्य सरकार से लेने की मांग की। फडणवीस कल आईपीएस रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली की बात है, उसे केंद्रीय गृह सचिव के पास लेकर गए थे। वैसे तो शिवसेना और एनसीपी के नेता रिपोर्ट को फुस बम बता रहे हैं, लेकिन एंटीलिया टेरर केस के बाद एक एक करके हो रहे खुलासों से उद्धव सरकार घिरी हुई है। इसीलिए दंगल में आज मुद्दा है, क्या इस जांच से उद्धव सरकार पर आंच आ रही है? क्या देशमुख पर कार्रवाई को लेकर उद्धव दबाव में आएंगे? इन सारे मामलों के बाद क्या यह कहना सही नहीं होगा कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं। ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरन की मौत का मामला आखिरकार एनआईए को ही मिल गया। महाराष्ट्र एटीएस को सारे कागजात एनआईए को सौंपने का आदेश ठाणे कोर्ट ने दिया है। मनसुख मौत केस में एनआईए जांच पर कोर्ट की मुहर ऐसे वक्त में मिली है जब एंटीलिया टेरर केस में ही एनआईए की जांच में महाराष्ट्र की राजनीति हिली हुई है।
एक के बाद एक महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की नाक के नीचे वसूली और दलाली के आरोपों से कटघरे में आई महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। इस बीच खुद पर पड़ रहे दबावों के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले और मुख्य सचिव सीताराम कुंटे से मुलाकात की है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस में बड़ा फेरबदल भी हुआ है। क्राइम ब्रांच के 65 पुलिस वालों समेत 86 पुलिस वालों का तबादला हुआ है। लंबित एपीआई सचिन वाजे के साथ एनआईए की जांच के घेरे में आए एपीआई रियाजुद्दीन काजी और प्रकाश होवल का भी क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर हुआ है। बीती रात अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। अघाड़ी सरकार को वसूली सरकार कह रही बीजेपी के हमलों का भी जवाब ढूंढा जा रहा है। नोएडा के एसएसपी रहे वैभव कृष्ण के हवाले से यूपी में पुलिस अफसरों की पोस्टिंग की रेट लिस्ट के आरोपों को शिवसेना उछाल रही है। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का, कौन से पोस्ट पर आने के लिए जो रैकेट चल रहा है वहाँ क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहाँ हस्तक्षेप किया केंद्र के, या सीबीआई की इंक्वायरी लगाई, या वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में आए थे, जो भी हो, या वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी। तो ऐसे लेटर का क्या होता है क्या नहीं होता है ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा पता होना चाहिए। उद्धव सरकार पलटवार करने की कोशिश भले करे, लेकिन राजनीतिक तौर पर उसके खिलाफ बीजेपी को कई मामले मिल चुके हैं। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर माना है। हालांकि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा गया है। परमवीर ने अपने ट्रांसफर को चुनौती दी थी और पुलिस वालों से वसूली कराने के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की थी। मुंबई से कमलेश सुतार और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता हैं, वो शिवसेना का पक्ष रखेंगे। विद्या चव्हाण हमारे साथ हैं, वो एनसीपी की प्रवक्ता हैं। और वाईसी पवार हमारे साथ हैं, वो पूर्व आईपीएस हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संजय गुप्ता जी, ये तो आपसे सवाल पूछें उसके पहले एक आप ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। परमवीर की याचिका में मामला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन परमवीर याचिका हाई कोर्ट के पास लेकर जाएं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही पूछा है अदालत ने कि इस मामले में देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। तो आपको याद होगा 2 दिन पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जिनको पद से हटाया गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस पूरे मामले में खटखटाया था, जिसके बाद अदालत ने आज यह मामला गंभीर भले ही माना, लेकिन यह कहते हुए हाई कोर्ट ले जाने को मामले को कह दिया है। तो एक तरफ से थोड़ी सी राहत इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार को महसूस हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मामला नहीं सुना है, लेकिन इसके पहले ठाणे की अदालत ने महाराष्ट्र की सरकार को झटका दे दिया जब मनसुख हिरेन की मौत की जांच भी एनआईए के हवाले कर दी गई। संजय गुप्ता जी, एक के बाद एक फजीहत हो रही है सरकार की। फजीहत नहीं है कि हमारे देश का संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे में अदालत को इस बात का इख्तियार है कि वो इस तरह के केसेस को एनआईए को सौंप सकती है, आदेश कर सकती है। इसलिए संघीय ढांचे का सम्मान करना चाहिए। तो ठीक है, कोर्ट के आदेश है तो ठीक है, इसमें क्या बात है। लेकिन एक चिट्ठी के मार्फत ये सोचते हैं कि हम इस सरकार को गिरा देंगे या सरकार को बदनाम कर देंगे, तो चिट्ठियों से क्या होता है। चिट्ठियों करप्शन के केसेस के अंदर डिमांड, एक्सेप्टेंस और ट्रांजैक्शन, ये तीनों चीजें चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है।
मतलब चिट्ठी के मार्फत क्या आप क्या साबित कर देंगे? चिट्ठी से क्या कोई करप्शन साबित हो जाएगी? चिट्ठी से करप्शन साबित नहीं होती। बंगाल लक्ष्मण की तरह डिमांड, एक्सेप्टेंस और ट्रांजैक्शन चाहिए। तो चिट्ठी से क्या साबित होता है संजय जी? तभी चिट्ठी से क्या साबित होता है? चिट्ठी से कुछ साबित नहीं होता। चिट्ठी से तो ठीक है, उन्होंने एक बात को लिखी है, चिट्ठी से कुछ साबित नहीं होता। चिट्ठी तो चिट्ठी है। तो ये चिट्ठी से 80 पुलिस वालों के तबादले क्यों कर दिए कल आपने? फिर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, जो ये सरकार का काम है कि वो अपनी डिस्क्रिप्टिव पावर का इस्तेमाल करती है। इसके लिए जिस मर्जी को जहां मर्जी पोस्ट किया जा सकता है, जैसा सरकार को सही यही लगेगा। एग्जीक्यूटिव मैटर आपने उस दिन भी कहा था जिस दिन परमबीर सिंह का तबादला हुआ था, लेकिन उसके बाद तो एक चिट्ठी से बम फट गया। ठीक है, वो उनके दिल की विडंबना है, वो क्या उसको जस्टिफाई करना चाहता है क्या नहीं। अब इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट में वो जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से अब उसको हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। हाई कोर्ट में जो भी आदेश होगा तो पता चलेगा कि हाई कोर्ट अब उसमें किस तरह की डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन नहीं देते हैं। लेकिन एक चिट्ठी के आधार पर इस तरह से शोर मचाना, इस तरह से हल्ला करना, जैसे सावन के अंधे को सब हरा हिरा नजर आता है, ऐसी देवेंद्र फडणवीस जी को तो हर मामले में बस धंधा ही नजर आता है। 100 करोड़ कहाँ है? कौन से 100 करोड़? कोई 100 करोड़ में से 10 करोड़ दिखाए कहाँ है? किसी के पास दिखाए कहाँ है? कह देने से क्या ऐसे घपले को मान लिया जाएगा? ये किस तरह की मतलब ये कर रहे हैं? मतलब क्या चीफ मिनिस्ट्री शिप क्या चली गई? ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या खो गया इनका। और कोई भी मामला हो, लेकिन ये बात आपके लिए भी तो कही जा रही है ना संजय जी कि चीफ मिनिस्टरशिप क्या आ गई, पता नहीं क्या इनके हाथ लग गया कि 100 करोड़ महीने महीने को उगाने को कहने लगे पुलिस वालों को। ये आपके लिए भी कहा जा रहा है। कभी वो कहते हैं हफ्ता, कभी कहते हैं महीना। और वो पहले तो इस बात को डिसाइड कर ले देवेंद्र फडणवीस जी कि हफ्ता है या महीना है, क्योंकि ये दो बातें अलग अलग है। आप बता दीजिए हफ्ता या महीना है, आपको तो पता होगा। ये तो वही बताएंगे क्योंकि वही कभी महीना कहते हैं, कभी हफ्ता कहते हैं। तो अब ये हिसाब किताब देवेंद्र फडणवीस जी ज्यादा अच्छा लगाते हैं। कोई भी दुर्घटना घट रही होती है, मतलब आपकी सरकार का हिसाब किताब भी फडणवीस के पास है। आप लोग क्या कर रहे हैं फिर बैठ के? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में कोई भी कुछ होना होता है ना, तो उससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस जी के पास खबर पहुंच जाती है। पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं ये। कैसे पहुंच जाती है? सरकार आपकी है, इसका मतलब आपकी पकड़ मजबूत नहीं है सरकारी सिस्टम पर भी, या आपके अंदर ऐसे लीकेज करने वाले लोग बैठे हुए हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कुछ अफसरों को तो वो भी जानते हैं और नहीं भी जानते होंगे। तो लेकिन पीछे से जिस तरह से षड्यंत्र बीजेपी करती है तो उसका हिस्सा है ये। अब इनके षड्यंत्र के पीछे क्या इरादा है क्या नहीं है? अरे भाई, कप्तान की कहीं ना कहीं कमी होगी तब तो टीम में लीकेज होगा ना। तब तो टीम के खिलाड़ी दूसरी तरफ जाके फील्डिंग कर रहे होंगे अपनी टीम के खिलाफ। नहीं तो इस तरह की फील्डिंग से क्या कर लेंगे ये? एक चिट्ठी से क्या साबित कर लेंगे ये? मतलब कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है महाराष्ट्र की सरकार के लिए, इससे कोई शर्म नहीं आ रही है। इसमें शर्म की किस तरह की बात है? मतलब फिर तो बहस ही खत्म हो जाती है। जब शर्म है ही नहीं तो फिर बहस की गुंजाइश ही कहां? तो फिर सब मान लेते हैं, सामान्य बात है कि अगर कमिश्नर ये कह रहा है पूर्व की 100 करोड़ रुपए उगाही के लिए एक इंस्पेक्टर पीआई को कहा गया था कि हर महीने तुमको ऐसे ऐसे उगाही करनी है, उस पे गृह मंत्री ये कह रहा है कि साहब मैं मानहानि करूंगा, लेकिन मानहानि का दावा हुआ नहीं है अभी तक। वो बात भी कहीं आई गई होगी, गोलमोल हो गई। उसके बाद पवार साहब को आप लोग बिठाते हैं ये कहने के लिए कि नहीं ये तो होम क्वारंटीन में थे, फिर उनके हवाई जहाज की यात्रा के निकल आते हैं मामले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो निकल आते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि आपकी सरकार में चीजें वाकई ठीक है नहीं, गड़बड़ है, काफी कुछ कंट्रोल है नहीं आप लोगों का। अब ये कंट्रोल कितना है कितना नहीं है ये तो हम जानते हैं या शिवसेना जानते हैं, महाराष्ट्र की सरकार जानते हैं। लेकिन बीजेपी को तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, शिवसेना को कंट्रोल ही नहीं है। शिवसेना तो सरकार नहीं चलाना जानती, उनको दे तो उसके शिवसेना तो जब भी सरकार चलाती रही है का तो काम है कहना, क्योंकि वो विपक्ष है। लेकिन मैं अब आम जन धारणा की बात कर रहा हूं। जो आम आदमी ये बात सुन रहा है कि एपीआई 100 करोड़ की वसूली का टारगेट लेके चल रहा था, कमिश्नर को यह बात पता थी, गृह मंत्री के आदेश पर वो कर रहा था, और मुख्यमंत्री को नीलबटे सन्नाटा, पता ही नहीं कुछ, पवार साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गलत जानकारी देकर। तो ये बताता है कि आपकी सरकार में घालमेल बहुत सारे हैं और एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं लोग। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। जिस तरह की बातें ऑपोजिशन में रह करके देवेंद्र फडणवीस जी लगा रहे हैं, जिस तरह की बातें अभी आजकल ये महाराष्ट्र में चल रहा है, ठीक है ये एक षड्यंत्र का एक हिस्सा हो सकते हैं, मगर इस देश की जनता ये देश की जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि बीजेपी किस तरह से षड्यंत्र रचती है। और बीजेपी कभी भी अपने हाथ से बंदूक नहीं चलाती, हमेशा दूसरों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाती है। पहले शिवसेना के कंधों पर बंदूक रख के चलाई हमेशा, फिर उसके बाद महेश शर्मा जिसको कहते हैं कि शिवसेना ने पीटा, लेकिन उसको पिटवाने के पीछे इन्हीं के बीजेपी के नेता थे मिस्टर सेठी। पहले तो उनको पिटवाया, उनका घर का एड्रेस दिया, सब कुछ दिया, फिर उसके बाद जाके उसके पीछे खड़े हो गए। 5 लाख रुपए सचिन वाजे की गाड़ी में फडणवीस ने रखवाए,
सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में वापस भर्ती फडणवीस ने कराया। सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख के पास रिपोर्ट करने फडणवीस ने भेजा। हनी ट्रैप था क्या सचिन वाजे अनिल देशमुख पर? नहीं, देखिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट ये अलग मैटर है, और किसी भी तरह का आपराधिक मामला वो अलग मैटर है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, अगर उनको अपॉइंट किया गया या ट्रांसफर की गई या पोस्टिंग दी गई, वो एक अलग चीज है। लेकिन इससे किसी को ये इख्तियार नहीं मिलता कि वो करप्शन में या किसी आपराधिक उसके अंदर शामिल होगा तो सरकार उसके साथ शामिल होगी। संजय जी, अगर आपकी सरकार को पता होता कि ये सारी चीजें हो रही हैं, उन्होंने कार्रवाई कर दी होती तो आज आपकी वाहवाही हो रही होती। लेकिन आपकी सरकार में बैठ के सब कुछ हो रहा था, इसलिए तू हो रही है। और आप कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह चूक होती है, चाहे वो केंद्र सरकारों से, दूसरे स्टेट, आप कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारों से चूक होती है। आप मान रहे हैं चूक हुई सरकार से? आप मान रहे हैं चूक हुई सरकार से? नहीं, देखिए जिस तरह से एसयूवी कार का प्रदर्शन घटा, जिस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या हुई, जिस तरह से जो ये चीजें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं चूक थोड़ी तो है ही। चलिए, कम से कम इस बात पर तो आए आप 5 मिनट में कि थोड़ी चूक तो है ही। अब गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा आप लोग उनकी सरकार गिराने के लिए रच रहे हैं और इसलिए देवेंद्र फडणवीस ये कर रहे हैं। बोलिए, क्या जवाब है आपका? देखिए, बड़ी बेशर्मी से यहां उत्तर दिया जा रहा है, और मसला क्या है मैं आपको बताता हूं। तिजोरी एक, लुटेरे अनेक। तीनों लुटेरे जब मिल गए, ये तिपैया की लुटेरी सरकार आम जनता को लूटने में लगी थी। आज तक पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूरे भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी डकैत कांग्रेस पार्टी है, उसके प्रवक्ता ही नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा और जितने नेता हैं महाराष्ट्र के, सबने चुप्पी साध रखी है। तो पहला पहिया तो देखिए पंचर है ही, ये भ्रष्टाचारी पहिया है। दूसरा एनसीपी, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना है, ये तो करप्शन की पार्टी है। शरद पवार जी से झूठ बुलवा दिया। अनिल देशमुख, अभी तक एक शब्द की सरकार बनाई आपने। प्लीज, बीच में कोई बोल रहा है, चुप करा। संजय जी वो सुन रहे थे आपको, आप भी सुन लीजिए। ठीक है। चोर चोर मुसेरे भाई, चोरों को दर्द होने लगता है जब उजागर करते हैं सत्य को। ये दबा रहे थे और ये दबेगा नहीं। अब मैं आता हूं एनसीपी पे। शरद पवार जी ने झूठ बोला, अनिल देशमुख कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है शव सेना वो कि अरे प्लीज शांत रहिए। चोर चोर मुसेरे भाई, शांत। शव सेना आपने प्लीज रोहित जी, रोहित जी ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। विद्या जी भी बोलना चाहिए, ये खत्म करें तो मैं विद्या जी के पास जाऊं। आप खत्म ही नहीं होने देंगे तो फिर कैसे होगा? आपने बोला वो सुनते रहे, उनके मन में भी बड़े सारे भाव आ रहे होंगे जब आप बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने रोके रखे अपने भाव कि उनका नंबर आएगा तो वो उजागर करेंगे। 30 साल साथ रहे हमारे ये। हाँ बिल्कुल सही बात है संजय जी, अगर आप चाहते हैं भाईबंदी में ये आपको चोर या शिवसेना ना कहें तो वो भाईबंदी तो उद्धव जी को फडणवीस जी से निभानी पड़ेगी ना। आपके यहाँ टीवी पे बैठ के भाईबंदी पूछने से मुझे नहीं लगता कि वो मान जाएंगे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से आपके लिए। ये आपका प्यार ही आपस में कि एक दूसरे को ऐसी भाषा में आप लोग शांत करा लीजिए तो मैं अपनी बात कर। अच्छा संजय जी प्लीज ये पूरा कर लें, फिर विद्या जी वेट कर रही हैं और पवार साहब भी वेट कर रहे हैं। प्लीज संजय जी सुन लीजिए, गौरव भाटिया जल्दी पूरा कर लें अपनी बात। देखिए शव सेना क्यों कहा? पहले सोनिया सेना बनी अपना ईमान बेच के, फिर शव सेना बनी, और आज बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं मैं हूं बहुत शर्मिंदा, मेरा बेटा निकला भ्रष्टाचार का पुलिंदा। और इतना भ्रष्टाचार की कभी शिवसेना दहाड़ा करती थी, आज मिमियाहा भी नहीं रही बिल्ली की तरह। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, मैं 3 बातें अहम बता दूं दर्शकों को। पहली बात, यह मामला बहुत गंभीर है, यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही। जुरिस्डिक्शन की बात करी कि अनुच्छेद 32 में क्यों आए हो, 226 में हाईकोर्ट जाओ। दूसरी बात, रश्मि शुक्ला जी की रिपोर्ट का संज्ञान लिया उन्होंने ऑर्डर में। और तीसरी बात, इतना महत्वपूर्ण मामला है ये रोहित जी कि इसको कल ही लगा दिया। कल मतलब आज अगर फाइल हो गया तो कल मुंबई हाईकोर्ट इसको सुनेगा। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सरकार जिसको एक मामला दर्ज करके विवेचना करनी चाहिए थी, और यहां पे बता रहे थे डिमांड, एक्सेप्टेंस और उसके बाद ट्रांजैक्शन, बड़ा इनको एक्सपीरियंस है।
ये नहीं बताया इन्होंने कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो विवेचना कैसे होगी। ठीक है, क्या हमने नहीं देखा सचिन वाजे कैसे वसूली कर रहे थे? और अंत एक बात से करूंगा, जनता त्रस्त है कोविड वायरस से, लेकिन कोविड वायरस से ज्यादा खतरनाक ये महा वायरस अघाड़ी ये है, और इसलिए कि जनता इनके पास जाती है कि हमें बचाओ इस वायरस से, तो ये कहते हैं अरे हम अपनी सरकार बचा रहे हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे, तुम खुद को बचा लो। ठीक है, ये हाल है, और इसीलिए ये बड़ा गंभीर मामला है। ओके ओके, विद्या जी, क्या अघाड़ी सरकार के लिए ये एक शर्मनाक स्थिति हो गई है? देखिए, यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता बहुत कुछ बोल गए, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो लेटर माजी सीपी ने लिखा था वो भाजपा ने तैयार किया हुआ लेटर है, और वो लेटर जल्दी में उन्होंने ये उनकी ईमेल आईडी से भी नहीं, जिनका सिग्नेचर भी नहीं, ये सब भाजपा ने प्री प्लान किया हुआ था और वो भेजा। अगर वो उनको कुछ कहना होता, उनको कुछ शिकायत होती भ्रष्टाचार की, तो वो सीएम से जब मिले तभी उन्होंने इसके बारे में कोई तकरार करनी चाहिए थी। पिछले 15 महीनों से इन्होंने कोई तकरार नहीं की। मैं आपका ध्यान यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि ये मामला सब कब शुरू हुआ, जब अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस वहां पे गई, और छोटे बड़े पुलिस अधिकारियों ने जब उसको अरेस्ट किया, 8 दिन उसको जेल में रखा, तब उसने सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगाई, और सुप्रीम कोर्ट के जामीन के बाद वो जो सीधे दिल्ली के सहारे जा बैठे, और उन्होंने ये सब रचाया हुआ खेल है। महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छी तरह से बिना भ्रष्टाचार किए हुए, तीनों पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं, कुछ नहीं, ऐसे इसमें चल रही है। लोग महाराष्ट्र के काफी खुश हैं, लेकिन बार बार बोलना, झूठ बोलना, ये सब महाराष्ट्र। और मुझे बोलने दीजिए, मैंने बहुत कुछ सुना, मैंने बहुत कुछ सुना। आप दो अलग अलग मामलों को जोड़ रही हैं। मेरा केवल इतना सा सवाल है, सचिन वाजे की गाड़ी में पैसे मिले, इसको कोई नकार नहीं सकता। सचिन वाजे की गाड़ी में नोट गिनने की मशीन मिली, इसको कोई नकार नहीं सकता। सचिन वाजे पर कार्रवाई करने के लिए एटीएस को पर्याप्त वक्त मिला, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, एनआईए का दखल आया, तब ये सारी चीजें खुलती चली गई। देखिए, ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है और उसके जिम्मेदार भाजपा है। मध्य प्रदेश की सरकार, उन्होंने खरीद फरोख्त की, कर्नाटक में किया, गोवा में किया, राजस्थान में करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र से एक भी आमदार इधर उधर नहीं हिलता है। पिछले 15 महीनों से पूरा कोशिश किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। इसलिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, और ये षड्यंत्र में खुद फडणवीस ही फंस गए, कुछ भाजपा फंस गई है। आपके पुलिसकर्मी भी तो शामिल हुए ना उस षड्यंत्र में, अगर षड्यंत्र है तो। ने किया है, लेकिन मुझे जरा बात पूरी करने दीजिए। जो भाजपा के प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर दलाली चल रही है, बेशर्मसी है, लुटारे हैं, कांग्रेस वाले कहाँ हैं, तो उनको मैं बोल रही हूँ, आज जो आपका केंद्र सरकार पूरा देश अरबों का देश मोदी जी जो बेच रहे हैं ना, वो हमने कराया हुआ है, कांग्रेस ने की। कांग्रेस की 70 साल की मेहनत है, और यहाँ पर आज जो चैन की सांस ले रहे हैं ना आप लोग, वो कांग्रेस की देन है, इंदिरा जी की देन है, लाल बहादुर शास्त्री की, पंडित नेहरू की देन है। और ये सब देश पूरा अरबों का देश बेचने का काम आप लोग बनाने का मतलब क्या ये है? मीडिया कुछ नहीं पूछती। विद्या जी, अरबों का देश बनाने का मतलब क्या ये है कि सब इंस्पेक्टर को एपीआई को टारगेट दे दो, महीने का 100 करोड़ रुपए उगाही करके लाओ? ये वसूली कर रहे थे क्या आप लोग वहां बैठ के सरकार में, कि क्योंकि हमने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, तो वसूली करके लाओ? देखिए, मैं उत्तर देना चाहता हूं रोहित जी। आपको शर्म आनी चाहिए। वसूली जैसे शब्द हमारे लिए इस्तेमाल मत करो। मैडम, आपके पुलिस कमिश्नर ने ये बात कही है, मुझे शर्मिंदा मत करिए। अपने आप शर्मिंदा होने की बात है ये सरकार के लिए कि आपका अधिकारी कह रहा है ये बात। पिछले आप सबको आईना दिखा रहे हैं, खुद नहीं देखना चाहते। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो वसूली की, ये देखिए, ये मैं पुरावे के साथ बोल सकती हूँ। तो जेल में डालिए ना उनको, आपकी सरकार है। बार उनको जेल में क्यों नहीं डाला आपने? आपकी सरकार है विद्या जी। लोगों को कौन डालेगा? आपकी सरकार है, क्यों नहीं डालते जेल में उनको? चुपचाप बैठे थे। अगर उन्होंने वसूली की है विद्या जी, तो जेल में क्यों नहीं फडणवीस?
सिर्फ एकनाथ खड़से को हटाया क्योंकि उनको लगता था अगर कल वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो मेरी सारी बातें मान लेता हूँ इसलिए उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, लेकिन अब तो आपकी सरकार है, जांच बैठाइए, उनको जेल में डालिए। भ्रष्ट लोगों के ऊपर उनको जेल में क्यों नहीं डालते? करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको मालूम है पिछले 15 महीनों से कोरोना से ग्रस्त है महाराष्ट्र। अच्छा, कोरोना की वजह से जांच नहीं हुई, जो जीएसटी का पैसा मिलना चाहिए, कोरोना की वजह से सचिन वाजे भर्ती हो गया, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, और कोरोना की वजह से जांच भी नहीं। केंद्र सरकार, वाईसी पवार साहब, इसलिए केंद्र सरकार, ठीक मैडम, आपने सारी राजनीतिक बात कही, लेकिन पवार साहब कोई सूढ़ बुद्धि से आप खुद आईपीएस अधिकारी रहे, एक पुलिस कमिश्नर पद से हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है जाके, और वो ये कहता है कि एपीआई को 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट गृह मंत्री ने दिया था। क्या यह सामान्य बात है? भाई ये तो सामान्य, क्या असामान्य से भी असामान्य है, क्योंकि करप्शन अंदर होता है डिपार्टमेंट में, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे तरीके से बाहर आ जाएगा और सारा ओपन हो जाएगा ये किसी को पता नहीं था। आमतौर पर सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर होता है वही मंत्रालय से संबंध रखता है, बाकी जूनियर लेवल के ऑफिसर्स है। ये एक्चुअली ऑर्डर्स ऐसे है, रूल ऐसा है कि कोई भी अधिकारी, पुलिस, अपना पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर कंडक्ट डिसिप्लिन रूल के अंदर पॉलिटिकल आदमी को नहीं मिल सकते हैं बगैर प्रायर परमिशन उसका टॉप मोस्ट जो बॉस है उसकी। तो यदि वाजे जाके मिलता था क्या नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, उससे मालूम पड़ता है कि वाजे जाके होम मिनिस्टर से मिलता था, जो कि सरासर कंडक्ट डिसिप्लिन रूल के खिलाफ है। तो यदि कमिश्नर ऑफ पुलिस की रैंक का आदमी ये बोलता है तो या तो वो सच होना चाहिए, और सच नहीं है तो उसके ऊपर इंक्वायरी लगा के चार्जशीट देके उसको सस्पेंशन करना चाहिए था, ऐसा मैं समझता हूँ। इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की गई होगी तो क्यों नहीं की गई, और इसका मतलब एक तो आप उसके एलिगेशन। पवार साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, एंटीलिया केस में एनआईए ने यूएपीए लगा दिया है। जी हाँ, एंटीलिया केस, जहां मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी, उस मामले में एनआईए ने यूएपीए लगा दिया है। अब यूएपीए के तहत इस मामले में आगे कार्रवाई और जांच होगी। यूएपीए लगाने का मतलब क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है, उसकी धारा 16 और 18 लगाने का तात्पर्य क्या है? ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूछेंगे वाईसी पवार, गौरव भाटिया से। आप बने रहिए आज तक के साथ, दंगल जारी है, जल्द वापस लौटेंगे। Presented by KEI Wires and Cables. ऑरल हाइजीन में देश का नंबर 1। हार्टफुलनेस एक फ्री मेडिटेशन रिसोर्स है। heartfulness.org फ्री मोबाइल ऐप, हार्ट्स ऐप और YouTube पे अवेलेबल हैं हार्टफुलनेस के असरदार गाइडेड मेडिटेशंस और टेक्निक्स। पर्सनल सेशंस के लिए 150 से अधिक देशों में अवेलेबल हैं हार्टफुलनेस के सर्टिफाइड वॉलंटियर ट्रेनर्स। हार्टफुलनेस सेशंस के लिए कभी भी कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती। जाओ जाओ और गहराई में जाओ, सच मिलेगा। सच के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो, कोई झूठा सच निकाल के लाओ। अरे ये सच दबा दो, ये बाहर आ गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा सच पसंद है, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, ड्रामा हो, कोई कहानी बनाओ। हम तो कहानी बना देंगे, पर उनका क्या? ये सच की कितनी झूठी कहानियां बनाए, सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज। हमारे देश में लगभग 25,000 टन सोना लोगों के पास है, और इसमें से 10 से 12,000 टन सोना जो है वो अमीर लोगों के पास। लेकिन ये सोना आपके घर की तिजोरियों में, सेफ में, लॉकर्स में या बैंक लॉकर्स में रखा हुआ है सुरक्षित। इसकी कीमत भी बढ़ रही है और ये आपका एक बहुत बढ़िया निवेश भी है, आपको कॉन्फिडेंस भी देता है
और आपको ये भरोसा है कि हमारे यहाँ सोना जो है वो हमारे पास है और कभी अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे बेचकर पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो वो सोना जो है वो ना आपके किसी काम आ रहा है ना देश के, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में इस 25,000 टन सोने का कोई योगदान नहीं है। अब सरकार ये चाहती है कि ये सोना बाहर आए और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे, उसकी गति को बढ़ाए आगे, क्योंकि कोरोना के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा झटका लगा है, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार एक स्कीम लेकर आ रही है। सरकार ने गोल्ड एक्सचेंज बनाने का फैसला कर लिया है और इसका ऐलान बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर भी चुकी हैं, यानी कि अब हमारे देश में गोल्ड एक्सचेंज बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये गोल्ड एक्सचेंज होगा क्या? गोल्ड एक्सचेंज यानी कि जहां आप सोने की खरीद फरोख्त कर पाएंगे, बिल्कुल शेयर्स की तरह। आप शेयर खरीदते हैं, इसे आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये गोल्ड एक्सचेंज होगा। यहाँ पर आप सोना खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और अभी आप जो सोना किसी ज्वेलरी शॉप से खरीदते हैं या कहीं और से खरीदते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये सुरक्षित होगा। इसके अलावा इसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि अभी सोना जब आप ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत कैसे तय होती है? उसकी कीमत हर रोज़ तय होती है उसकी मांग के हिसाब से, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गोल्ड एक्सचेंज सोने की कीमत को तय करेगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, पारदर्शिता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, धोखाधड़ी सोने की बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अभी सोना खरीदने में आपके मन में ये शंका रहती है कि ये शुद्ध है या नहीं, ये खरा है या नहीं, कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं, कहीं हम ठगे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ये सोना जब हम बेचने जाएंगे तो इतनी ही कीमत हमें मिल पाएगी या नहीं, अगर ज्वेलरी फॉर्म में ये सोना आपके पास है। तो इस तरह से गोल्ड एक्सचेंज से ये तमाम फ़ायदे आपको होंगे और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। 25,000 टन सोना भारत वासियों के घर में ज्वेलरी के फॉर्म में, सेफ में, लॉकर्स में, बैंक लॉकर्स में रखा हुआ है। एक और बात, अगर सोना आपके घर में रहता है तो आपको उसकी सुरक्षा की चिंता भी होती है। हालांकि आप उसके इंतज़ाम करते हैं, लेकिन एक डर मन में हमेशा आपके बने रहता है। जब आप शेयर फॉर्म में सोना खरीदेंगे, जब वो सोना आपका सिर्फ कागज़ पर आपके पास होगा और सरकार के पास उस गोल्ड एक्सचेंज में बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित होगा, जिस तरह से हम बैंक में पैसा रखते हैं या जिस तरह से बैंक के लॉकर में आप सोना रखते हैं, आपको विश्वास है कि ये सोना पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जब गोल्ड एक्सचेंज बन जाएगा तो आपको ये भी विश्वास होगा कि हमारा सोना हमारे पैसों की तरह जो बैंक में रखा हुआ है पूरी तरह से सुरक्षित है। चाइना और टर्की में पहले से इस तरह के गोल्ड एक्सचेंज काम कर रहे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बहुत ज़्यादा सफल भी। तो अगले साल तक ये गोल्ड एक्सचेंज हमारे देश में शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप दिल खोल कर सोना खरीद सकते हैं, उसकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता भी आपको नहीं करनी होगी और वो सोना आपके पास पेपर पर सदा मौजूद रहेगा। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुर सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodayMediaInstitute.in पर विजिट करें। आज तक के बेमिसाल 20 साल। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनआईए ने यूएपीए लगा दिया है एंटीलिया केस में और हमारे साथ इस वक्त 4 मेहमान हैं जिनसे बात करें। गौरव भाटिया, ब्रेक के पहले आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, रखिए अपनी बात, बोलिए। गौरव जी, आवाज आ रही है मेरी? शायद फोन कट गया गौरव भाटिया से संपर्क में। पवार साहब, यूएपीए एक्ट लगने का मतलब क्या? नहीं, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे रिटायर होके 20 साल हो गए, अभी नहीं, मैं प्रोविजंस उतना ध्यान में भी नहीं है जी। लेकिन आपके रिटायर होने के 20 साल के बावजूद
इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो आरोप इस समय लग रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है? अगर कोई अफसर ये कह रहा है कि एक जूनियर को गृह मंत्रालय से ये आदेश आ रहा था कि जाओ उगाही करके लाओ, क्या ऐसा होता है? नहीं, जो मैं ब्रेक के पहले भी बता रहा था, कंडक्ट डिसिप्लिन रूल के मुताबिक मुझे याद है, मैं जब डिप्टी कमिश्नर था और मिस्टर रिबेरो कमिश्नर थे, तो उनके क्लियर ऑर्डर्स थे कि कोई भी ऑफिसर मंत्रालय से कोई भी मिनिस्टर ने बुलाया तो नहीं जाएगा बगैर मेरी परमिशन के। और उन्होंने मंत्रालय में मिनिस्टर्स को बोल के दिया था कि यदि आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलिए, मेरे जूनियर्स को मत बुलाइए। नॉर्मल कोर्स में ये सिस्टम है, कंडक्ट डिसिप्लिन रूल्स है। यदि सचिन वाजे को बुलाया जाता था तो सरासर गलत था, कंडक्ट डिसिप्लिन रूल के खिलाफ था। और यहाँ पर आंसरेबल जो है तो गवर्नमेंट को कमिश्नर ऑफ पुलिस है, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन वाला है। बाकी जूनियर्स उसको हैंडल करना है, उसको देखना है कि उसके जूनियर कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन जब आप खुद हैंडल करना चालू करते हैं तो जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर के ऊपर आप डाल नहीं सकते हैं। बहुत ऑर्डिनरी सिंपल बात है ये। लेकिन यहाँ पर यदि ये सच्चाई है, वजह को गृह मंत्री बुलाते थे तो कमिश्नर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। दूसरा, रश्मि शुक्ला का जो मैटर है उसमें मुझे अभी भी लगता है कि जिस दिन रिपोर्ट आया था उसी दिन उसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर की जानी चाहिए थी, और इंक्वायरी में जो भी निकलता था उसके ऊपर एक्शन डिसाइड होती थी। वो रिपोर्ट नहीं कार्रवाई करने की वजह से लोग बोल रहे हैं और वो आपको सुनना पड़ रहा है। ठीक, गौरव भाटिया बोलिए अपनी बात। रोहित जी, मेरी अगर आवाज आ रही है। आपने पहले यूएपीए की बात करी, तो ये बहुत ही एक सख्त कानून है, और जो दफा धारा 16 है, अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसमें इसमें डेथ सेंटेंस, फांसी लगाने का प्रावधान है, साथ में उम्र कैद भी हो सकती है। और सेक्शन 18 जो बात कर रहे हैं कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा कि ऐसी कोई आतंकवादी गतिविधि हो तो मिनिमम जो सजा है 5 साल की, और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास भी हो सकती है। और इसकी वजह वही है जो जेलेटिन स्टिक पकड़ी गई है, क्या ये आतंकवादी कोई गतिविधि थी, कोई साजिश थी हमारे देश के खिलाफ, इसकी भी जांच होगी। लेकिन मैं एक और तथ्य रखना चाहता हूं। अभी देखिए, आपके चैनल पे नाम है विद्या, लेकिन फैला रही है मिथ्या। ये सिग्नेचर है रश्मि शुक्ला जी का, पत्र पे मेरे हाथ में है। इन्होंने कहा ईमेल करी गई, ईमेल पे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, कई बार यूजर नहीं डालता, लेकिन इस पत्र में साफ है कि उनका सिग्नेचर है। और जो दुख की बात है कि मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहा। आपको मालूम है, लोग बता रहे हैं, इतना घबराए हुए हैं उद्धव ठाकरे कि अगर मीडिया का कैमरा सामने से निकल जाए तो कहते हैं पर्दा कर दो वरना मीडिया आ जाएगी, मुझे बोलना पड़ेगा। ये तीनों भ्रष्टाचारी पार्टियां मिलके इनको जनता की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर कोई भी लीडर है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, अगर उसने कुछ गलत किया है तो कार्रवाई एफआईआर कौन करेगा बताइए मुझे। एफआईआर करिए, विवेचना करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। वो तो आपने करी नहीं। ये 25 अगस्त की रिपोर्ट दी और उसके बाद रश्मि शुक्ला जी की रिपोर्ट पे 7 महीने कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आरोप आप हम पे लगा रहे हैं। और एक बात मैं और कह दूं, कोविड का संकट महाराष्ट्र पूरी तरह से विफल हो गया, क्योंकि ये अपनी तिजोरी भरने में लगे थे जनता को लूट के। इनको कोई चिंता नहीं थी कि आम आदमी और जो वहां के नागरिक हैं उनको कष्ट हो रहा है, उनकी जान की कीमत सबसे ज्यादा। विद्या जी आपकी बात का जवाब दे रही है, फिर संजय जी आपके पास आऊंगा। बोलिए विद्या जी, क्या बोल रही हैं? जी देखिए, गौरव जी का नाम गौरव है, लेकिन गौरव करने वाली कोई बात उनमें नहीं है। मैं उनको बताना चाहती हूँ, फिर से बताना चाहती हूँ कि ये जो साजिश है ना, जिनका नाम आपने लिया ना, रश्मि शुक्ला, ये रश्मि शुक्ला जब भीमा कोरेगांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को यहाँ पर उनकी जनता उनके गलत मत बोलिए प्लीज। अभी सुनिए ना, जरा सुनिए ना शांति से। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पढ़ लिया आपने विद्या जी? वो ये रश्मि शुक्ला नाम है, पढ़िए ना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा रश्मि शुक्ला जी की जो रिपोर्ट है ये बहुत ही गंभीर है। अच्छा गौरव जी सुन लिए, बात तो सुन लीजिए। उसमें क्या आपने कहा, इतने प्यार से सुनेंगे। अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, ये भी सह लेंगे। सुनने को क्या फर्क है। हेलो बोलिए विद्या जी। ये देखिए, रश्मि शुक्ला जी जब पुणे की कमिश्नर थी
तो उन्होंने जो भीमा कोरेगांव का मैटर हुआ था, जहां वहां विजय स्तंभ को दलित जनता बड़े पैमाने में विजय स्तंभ पे आती है, वहां पर जलाने का, दंगा भड़काने का काम हुआ था, तब वहां पर जो यहाँ पर करने वाले जो भाजपा के लोग थे उनको पकड़ने का काम ये रश्मि शुक्ला ने किया नहीं। और उसकी इंक्वायरी जब महाराष्ट्र सरकार कर रहे थे, तो जब ऐसा लगा कि अभी भाजपा के लोग फंस जाएंगे, भिड़े गुरुजी एक बोटे फंस जाएंगे, तब उन्होंने ये कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस से हटाकर एनआईए को दे दी। विद्या जी एक बात नहीं समझ में आ रही, अभी जो विद्या जी एक बात नहीं समझ में आ रही है, एक सेकंड ना, उनको आपने भाजपा में ले लिया, पूर्व कमिश्नर, अभी इनको भी विद्या जी एक बात नहीं समझ में आ रही, पूरा बात करने दो विद्या जी। आप बात करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपने काफी बात कह भी दी है, पर मेरा एक सवाल है ना, पिछली बार मैंने सवाल पूछा तो आप कहने लगे कि वो पत्रकार के साथ ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो गया। अब मैंने दूसरी बार आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि नहीं वो तो था, कोरेगांव हुआ था, शांति से भीमा कोरेगांव हुआ था इसलिए ऐसा हो गया। मतलब ये सारी चीजें जब से आपकी सरकार बनी है तब से यही घालमेल चल रहा है क्या आपके यहाँ? रोहित जी एक सवाल मेरा भी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रश्मि शुक्ला जी कौन है। रश्मि शुक्ला जी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही थी, वो आपने आप दे समझ लीजिए। भीमा कोरेगांव का मैं नहीं बोल रही हूँ, भीमा कोरेगांव में जो दंगे हुए, एल्गार परिषद हुई, तब वहां पर उसका सचिन वाजे से क्या लेना देना, उसका गाड़ी में रखे 5 लाख से क्या लेना देना, उसका मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले जिलेटिन से क्या लेना देना? विद्या जी बताती हूँ ना, तो ये रश्मि शुक्ला जी जो है ना, वो आरएसएस वालों की है, इसलिए अभी ये देवेंद्र फडणवीस जी का विद्या जी यूं तो जिनके साथ आपने सरकार बना रखी है शिवसेना, वो भी आरएसएस वालों के कहे जाते थे अभी तक। मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी जो है वो बहुत बड़े उद्योगपति है, पूरे दुनिया में उनका नाम है, देश में उनका नाम है। तो उनके घर के सामने क्या किसी के घर के सामने भी बॉम्ब का कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये साजिश किसने रची थी, ये सब कुंभाड़ किसने रचा था, इसकी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी, लेकिन भाजपा को ये मंजूर नहीं था। कर रही थी, लेकिन उसमें एक आदमी की हत्या हो गई, जिस सचिन वाजे का नाम एनआईए ने खोल के सामने रखा, आपकी पुलिस उसको बचा रही थी। आज अदालत ने आपको सामने कह दिया कि अब हत्या की जांच भी एनआईए करेगी। क्या ये सारी बातें एक के बाद एक महाराष्ट्र की सरकार के लिए झटका नहीं है? संजय जी के पास जाऊं, उसके पहले गौरव भाटिया फटाफट बोलिए अपनी बात, फिर संजय जी आपके पास आऊं। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, रश्मि शुक्ला पे इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट है स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उसका कमिश्नर बना दिया इन लोगों ने। अगर इतनी ही खराब अफसर थी तो उनको निलंबित क्यों नहीं किया? परमवीर सिंह निलंबित क्यों नहीं किया उनको तो आपने डीजी होमगार्ड बना दिया है। सचिन वाजे की हत्या कर दी जाती है, ये किसने कराई है? जो रुपया गिनने की मशीन है, ये भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने डाली है? किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं रोहित जी, ये साफ दर्शाता है ये लोग केवल और केवल वसूली करेंगे। इनके पास आज कोई तर्क नहीं है। ये इतना भी नहीं कर सकते हैं कि जनता को ये आश्वासन दे दे कि हाँ गलती हो गई, कान पकड़ के सॉरी मांगते हैं, अब आगे से ये वसूली नहीं करेंगे, ये वसूली नहीं करेंगे, ये नहीं बोल पा रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, संजय राउत ने वैभव कृष्णा की चिट्ठी का भी याद दिलाया था, ये वसूली, मैं उसका उत्तर जिसपे आप लोगों के ऊपर आरोप लगा कि आप चुपचाप बैठे रहे थे। सरकार कर रहा है ना, हर राजनीतिक पार्टी जब सरकार में होती है तो ऐसे अफसर उसको अच्छे नहीं लगते हैं जो इस तरह से विसल ब्लोअर का काम करते हो। विद्या जी एक बार संजय जी के पास जाना, आपस में झगड़ा नहीं, मेरे से उत्तर ले लीजिए। जब आपने कहा बचाइए संजय राउत नोटी वाले ना, हाँ संजय राउत बोलिए ना, संजय राउत ने याद दिलाया ना, तब आपको याद आया कि नहीं? मैं उत्तर देता हूँ आपको तो पता ही होगा, आप बहुत ही ज्ञानी पत्रकार हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने जांच नहीं करी थी। संजय कृष्णा जो कि इस तरह से गलत कुछ कार्य कर रहे थे, जो उजागर किया, उन पे भी कार्रवाई हुई, और जो अफसर गलत कर रहे थे उन पे भी कार्रवाई हुई। ठीक है। और क्या कोई ऐसी याचिका आई थी क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने? अरे मुख्यमंत्री जी ने कड़क रुख दिखाते हुए कार्रवाई करी ना, तभी तो बात नहीं बढ़ी, वरना ये चले जाते कोर्ट में याचिका डालने। संजय गुप्ता, आपके मुख्यमंत्री भी कार्रवाई कर लेते हैं, शुरू से वक्त रहते पहले दिन जब ये सारी चीजें हुई तो शायद आज ये फजीयत नहीं होती, या उनको गलत ब्रीफ किया गया था, उनको जानकारी नहीं दी गई ठीक से।
जी देखिए, फजीयत की बात ये है कि ठीक है, आरोप प्रत्यारोप और कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं होती है जिससे कि सरकार एक कटघरे में आती है और सरकार को उसका जवाब भी देना होता है, मगर उसके लिए वक्त भी लगता है। लेकिन जिस तरह से गौरव भाटिया जी या बीजेपी जिस तरह से आरोप लगाने लग जाती है और इस तरह से निर्देश देने लग जाती है जैसे कि आप एक अदालत बन गए हो, मतलब किसी भी बात की आप लोग इस तरह से समीक्षा करते हैं। जैसे इंक्वायरी भी आपने कर ली, बहुत गंभीर मामला है, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, आपने कर ली और अदालत की आपने दे दिए। शिवसेना के प्रवक्ता बीच में नहीं बोले गौरव जी वो बीच में नहीं बोले, लेकिन संजय जी इंक्वायरी तो आपकी एटीएस ने करके कल दे दी थी, क्लीन चिट हो गया, मामला खत्म, सब कुछ सचिन वाजे ही है, इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों इतनी जल्दी है भाई, क्यों इतनी जल्दी है कि इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है? जल्दी तो इन्हें बहुत ज्यादा है, मतलब ये जल्दी तो इस तरह से दिखाते हैं जैसे एनआईए या केंद्रीय एजेंसियां सारी चीजें करेंगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या निकाल के लेके आई, ये जो मुंबई पुलिस की इंक्वायरी थी वही सब चीजें सीबीआई से निकली, कहाँ ईडी से। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात से कि आपकी जांच सही थी। इस मामले में भी करने दीजिए केंद्रीय एजेंसी को जांच, क्यों घबरा रहे पहले दिन से? सरकार बना ली इन्होंने, इमोशनल अपने खिलाफ ही बात कर रहे हैं, मैं उत्तर दे दूं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग से। अरे महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव होने वाला है महाराज, जो आप डर रहे हैं बैठ के कि एनआईए आ गई तो पता नहीं क्या पकड़ लेगी? ये इनकी आगे की तैयारी चल रही है, ये इस तरह से सोच रहे हैं किस तरह से इस सरकार को बदनाम कर लीजिए। पहले आपकी सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं या अगले चुनाव की? दोनों तैयारी कर रहे हैं, सारी तैयारी एक साथ करते हैं। मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ रोहित जी। हाँ, डायलॉग बोल लीजिए। जाने बीजेपी के जहन में क्या इरादा है, न जाने बीजेपी के जहन में क्या इरादा है, लेकिन ये सारा देश जानता है कि इनके इरादों में सच्चाई बहुत ही कम और षड्यंत्र बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये एक षड्यंत्र जारी है, ये षड्यंत्र रच रही है। क्या षड्यंत्र है इनके पीछे, रोहित जी पैसे तो वो देंगे, ये जानते हैं। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो। गौरव भाटिया केवल 20 सेकंड है, लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए, एक कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे। यहाँ तो हर कोई इतना झूठ बोल रहा है, कौवा भी कह रहा है मैं थक गया हूँ, कितना काटूंगा। और भैया ये बताइए, अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले की आप बात कर रहे हैं, क्या वो केस बंद हो गया है? और अगर गलत जांच करके आप सर समय समाप्त हो गया कि गलत जांच हुई है, धन्यवाद, तो कम से कम सही तो काम कर रही है सीबीआई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, वापस लौटेंगे तो जो सवाल हमने आज आपसे पूछा आपने क्या जवाब दिया, ब्रेक के बाद बताएंगे। आप देखते रहिए आज तक। हार्टफुलनेस एक फ्री मेडिटेशन रिसोर्स है। heartfulness.org फ्री मोबाइल ऐप, हार्ट्स ऐप और YouTube पे अवेलेबल हैं हार्टफुलनेस के असरदार गाइडेड मेडिटेशंस और टेक्निक्स। पर्सनल सेशंस के लिए 150 से अधिक देशों में अवेलेबल हैं हार्टफुलनेस के सर्टिफाइड वॉलंटियर ट्रेनर्स। हार्टफुलनेस सेशंस के लिए कभी भी कोई शुल्क या फीस नहीं ली जाती। जाओ जाओ और गहराई में जाओ, सच मिलेगा। सच के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो, कोई झूठा सच निकाल के लाओ। अरे ये सच बात हो, ये बाहर आ गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा सच पसंद है, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, ड्रामा हो, कोई कहानी बनाओ। हम तो कहानी बना देंगे, पर उनका क्या? ये सच की कितनी झूठी कहानियां बनाए, सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज। सरवंश जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हाँ, उसे दसो। सरबंस कौर एक रोबोट हैं जो कि आपको पंजाबी सिखाएंगी और आप अगर कोई अनुवाद भी करवाना चाहते हैं तो वो भी कर देंगी। जालंधर के एक हाई स्कूल के टीचर हैं हरजीत सिंह, जिन्होंने सरबंस कौर को बनाया, यानी सरबंस कौर नाम का एक रोबोट उन्होंने तैयार किया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर खोजिए, तो ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है हरजीत सिंह के ऊपर। उसका कारण सीधा साफ है, ये सोच उनकी लॉकडाउन से पहले की थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए हरजीत सिंह ने सरबंस कौर को तैयार किया, यानी कि वक्त लगा 7 महीने का और इस पर लागत आई 50,000 की। सरबंस कौर एक कंप्यूटर है, एक रोबोट है और इसको आवाज़ दी है हरजीत सिंह की पत्नी ने।
इसके पीछे मकसद सीधा सीधा ये है कि अगर आप पंजाबी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या किसी भी तरह की बातचीत करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे सरबंस कौर से कर सकते हैं। आप कोई सवाल उनको पूछेंगे, उसका जवाब आपके पास आएगा। डोमेन की है, डोमेन नाम सारी साइट का पता है। बेसिकली एक तरह की प्रोग्रामिंग है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फीड करनी होंगी अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब मान लीजिए कि बुजुर्गों को किसी तरह की बातचीत करनी, बुजुर्ग कई अकेले रहते हैं अपने घर पर और उनको बातचीत करनी है किसी से, तो सरबंस कौर अगर आपके पास है, उनके पास है, तो उनके तमाम तरह के जो सवाल होंगे उनका जवाब भी सरबंस कौर के पास होगा। और इसका एक और मकसद है ताकि बच्चे पंजाबी सीख सके, पढ़ सके और उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा इस लैंग्वेज की तरफ बढ़े। सरबंस जी सत श्री अकाल। तो हरजीत क्योंकि पेशे से अध्यापक हैं तो उनकी सोच ये थी कि बच्चों को इस तरह की प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाए। वैसे उन्हें ये आइडिया कनाडा से आया जहाँ पर इस तरह की प्रोग्रामिंग काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, यूज़ किया जाता है इसको, ताकि बच्चों की एजुकेशन को थोड़ा और ज़्यादा सुधारा जा सके, उनकी लैंग्वेज को भी काफ़ी अच्छा किया जा सके। अब सरबंस कौर को बनाया कैसे गया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। किस तरीके से उन्होंने ये प्रोग्रामिंग तैयार की है ये आपको बताते हैं। अंग्रेजी के शब्दों को चुना गया और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार करने के लिए और उसका फिर पंजाबी में अनुवाद किया गया और इसी लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने एक रोबोट तैयार किया। अब क्योंकि उस रोबोट का जो पूरा स्वरूप है वो एक महिला का है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक महिला की आवाज़ की ज़रूरत थी। तो हरजीत ने इस महिला की आवाज़ के लिए अपनी पत्नी को चुना, तो उनकी पत्नी ने उनका पूरा सपोर्ट किया। तो जसप्रीत ने इसमें एक महिला की आवाज़ दी है, यानी कि वो सारे शब्द जो यहाँ पर या फिर जो सरबंस कौर बोलती हैं वो एक्चुअल में जसप्रीत की आवाज़ है। तो हरजीत ने फिर आगे ये भी बताया कि सरबंस कौर में हम जो कुछ भी फीड करना चाहें हम वो कर सकते हैं और वो सारी बातें भी हम फीड कर सकते हैं जो कि हम रेगुलर डेज में या फिर काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे पूछना चाहते हैं। तो फिर जब भी सवाल किया जाएगा तो वो उसी डेटाबेस के आधार पर जवाब सरबंस कौर की तरफ से आपको आएगा। इसके अलावा क्या कुछ इस्तेमाल हुआ ज़रा वो भी देख लेते हैं। इसमें खिलौने, कॉपी का कवर, गत्ता, पेन, प्लग, बिजली की तारें, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस रोबोट को बनाने में तैयार की गई थी। इस रोबोट का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसमें बच्चों के सवाल जवाब को रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ से भी बच्चे इसका ज्ञान ले सकेंगे। इसके अलावा ओल्ड एज होम्स में भी ये रोबोट बहुत काम आएगा, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग जो कि अकेले में रहते हैं उनके तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की शंकाएं, वो खुद को अकेला महसूस ना करे, इसके लिए भी सरबंस कौर हमेशा उनके साथ रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई घर में नया मेहमान आता है तो सबसे पहले उसको गुरुद्वारे ले जाया जाता है। तो हरजीत ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। सरबंस कौर जब तैयार हो गई तो उनको सबसे पहले अमृतसर के श्री हरमंदिर साहब ले जाकर मत्था टेकवाया गया। आज तक के बेमिसाल तो ब्रेक के पहले हमने आज आपसे सवाल पूछा था, क्या मनसुख मौत मामला एनआईए को सौंपे जाने से उद्धव सरकार को झटका लगा है? 92% लोगों को लगता है हां ये सरकार के लिए झटका है, जबकि 8% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज तक। was presented by पतंजलि दंत कांति ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड। हार्टफुलनेस एक फ्री मेडिटेशन रिसोर्स है